तो करते हैं डिस्कशन स्टार्ट, है ना। एओडी की शीट है ना। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। हाँ, पार्ट 1 में कौन सा है? सी C1। C1 में कोई डाउट हो गया ना? पता ना? और डिफरेंशिएट कर दो उसको, और क्या है बस। पेरीमीटर आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दिया, तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी आ गया। ये तो फिजिक्स में पढ़ते भी है ना आप। देखो ये जो सवाल नंबर C3 है, अभी ये फिजिक्स में आया आपके ना, जे एडवांस के अंदर सेम सवाल C3 है ना। तो हमने जब बच्चों से कलेक्ट किए ना सवाल ये, तो किसी बच्चे ने सवाल लिख के दिया था, तो हमने मैथमेटिक्स में बना दिया था इसको कि हमारी शीट का है। तो जो आया फिजिक्स में था ओरिजिनली। तो यानी ये कंसेप्ट पढ़ते हो फिजिक्स में आप, तो फिर सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा बहुत देखेंगे अपन, नो डाउट रेड मेथड का यूज करके सवाल करेंगे कुछ, लेकिन सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। तो बस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको अपन। तो C1 में कोई डाउट नहीं है, मतलब, है ना। हो गया ना C1। C1 के बाद हम आ गए अब पार्ट 2 में आ गए हम। पार्ट 2 के अंदर B6 एक्सरसाइज उनका पार्ट 2 B6। तो B6 में कोई डाउट हो, वो लाइन पर पॉइंट निकालना है, कर्व पर, उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी। अगेन B6 के बाद B7 में कोई डाउट हो। ये सवाल क्लास में कराया करते थे, हालांकि मैंने नहीं कराया अभी, क्योंकि अब आ चुका है ना। ये क्लास में कराने के पहले जेई में, क्लास में कराते थे फिर जेई में आया सेम सवाल, बताना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3। पार्ट 3 का कौन सा है? B2। पार्ट 3 का B2। पार्ट 3 के B2 में कोई डाउट हो, वो अगेन मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। इसके बाद कौन सा? B3 में कोई डाउट हो, वो x1 y1 मान लिया हमने, और m1 m2 बराबर -1 कर दिया। हो रहा है मेरे हिसाब से भी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट हो, उसमें यदि हुआ है कि हमें ये बताना है कि अगर ओरिजिन से हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे बेसिकली वो किस कर्व पे लाई कर रहे हैं। मतलब उन सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दें अगर अपन, तो उनसे जो कर्व बनेगा वो निकालना है ना। तो डायग्राम बना के तो कर्व निकाल नहीं पाएंगे अपन, मैथमेटिकली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली करने के लिए पहले डायग्राम बनाया मैंने सवाल समझने के लिए। क्या हो गया, बंद हो गया क्या? नहीं, ऑफ कहाँ, नहीं तो है। ऑफ करूं उसको एक बार, ये भी बंद है। तो डायग्राम बना लो इसमें ना। तो अगर हम ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो अलग अलग जगह टेंजेंट आएंगी, वो अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे, उन सबको मिलाएंगे, तो जिस कर्व पे लाई करेंगे वो कर्व हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है ना। तो ये डायग्राम मैंने ऐसा बना लिया साइन एक्स का, ये साइन एक्स का डायग्राम बना लिया मैंने। और भी आगे बढ़ेगा है। अब जैसे मैं अगर ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ, तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ आएगी ये ना। तो जहां हमें लगता है वहां ड्रॉ कर देते हैं अपन। जैसे मैंने एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर दिया, मुझे लग रहा है भाई यहाँ भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा, तो इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। फिर मुझे लग रहा है भाई कहीं हो सकता है मैं ऐसे भी ड्रॉ कर पाऊँ, तो फिर ये वाला आ जाएगा। हो सकता है फिर यूं ड्रॉ कर पाए, ऐसा आ जाएगा। तो जितने भी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ये सब हमें पता लगाना है कि किस कर्व पे लाई कर रहे हैं, ये हमें पता लगाना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लिया कि एच कोमा के है। लेट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एच कोमा के। तो अब मुझे वही जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। पहली बात तो ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, किस कर्व पे लाई कर रहा है? y बराबर साइन एक्स पर। तो ये k बराबर साइन एच आ गया ना। सेकेंड, अब क्या करें, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसका स्लोप 2 बार लिख दो आप, एक बार 2 पॉइंट फॉर्म से और एक बार डिफरेंशिएट करके। तो 2 पॉइंट फॉर्म से कितना आ जाएगा? k/h। अब मैं उस y बराबर साइन एक्स को क्या करूंगा? डिफरेंशिएट। तो cos x आएगा,
एच कॉमा के पर स्लोप निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, कॉस एच आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है, एच और के में इक्वेशन निकालनी है, उसमें फिर एच की जगह एक्स रख दूंगा और के की जगह वाई रख दूंगा। तो एच और के में कैसे निकालें भाई, स्क्वायरिंग करके जोड़ दो। साइन एच हमारे पास है, कॉस एच हमारे पास है, तो साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच बराबर 1। फिर एच की जगह एक्स रख दो और के की जगह वाई रख दो, ताकि मालूम पड़ जाएगा कि वो एच कमा के किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट 7 में कोई डाउट हो। 7 में अगेन दीज आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, यानी ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या है, मिरर इमेज है, और हमें इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है ना। कई बार ये ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन होता है कि दीज टू कर्व आर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स, और वो पता लगाने के लिए एक कर्व में x की जगह y रख दो और y की जगह x, दूसरा अगर आ रहा है इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये मैंने y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर दिया। अब y बराबर e की पावर x है एक, तो ये e की पावर x का डायग्राम ऐसा बनेगा और ln x का डायग्राम ऐसा बनेगा। अब हमें इन दोनों कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, और ये मिरर है, तो हम क्या करेंगे, इस मिरर और किसी एक कर्व के बीच में क्या निकाल लेंगे, मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे, फिर उसका फिर हम डबल कर देंगे, तो वो आता ही निकालना हमें। हमें कर्व और लाइन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो कर्व पर एक पॉइंट ले लो आप, और पॉइंट इस तरह से लगेंगे कि वहां ड्रॉ किया गया नॉर्मल लाइन के, या वहां ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन के पैरेलल आ जाएगा। बस इस पॉइंट को मान लिया हमने, पी एच कमा के। तो एक बार एच कमा के आने के बाद अब यहाँ टेंजेंट को पैरेलल कर दिया, तो नॉर्मल अपने आप क्या हो जाएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस आएगी और इसका डबल कर देंगे फिर अपन बस। तो उसको निकालने के लिए अगेन दो इन्फॉर्मेशन, एक तो क्या करो, पॉइंट को कर्व में रख दो, और एक वहां ड्रॉ की गई टेंजेंट को लाइन के पैरेलल कर दो, तो उससे हमारे पास एच और के दोनों आ जाएंगे। हो जाएगा हो जाएगा। ये वाला कर्व कौन सा है, ये y इक्वल टू e की पावर x है, तो y इक्वल टू e की पावर x, बस इसमें रख दो आप k इक्वल टू e रेज़ टू पावर h, और एक बार वहां ड्रॉ की गई टेंजेंट को उस लाइन के पैरेलल कर दो, तो टेंजेंट का स्लोप तो ये आ गया, और लाइन का स्लोप कितना है 1, तो ऐसा आ जाएगा बस। ये dy बाई dx आया ना भाई, dy बाई dx एट h कोमा k, और ये किससा है, लाइन के स्लोप के बराबर कर दिया। ये टेंजेंट का स्लोप हो गया h कोमा k पर, और ये लाइन का स्लोप हो गया, दोनों को बराबर कर दिया हमने। तो h बराबर तो कितना आ गया 0, और k बराबर 1, बस ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0,1। बस इसकी इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लूंगा और उसका डबल कर दूंगा, तो उन दोनों कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। डबल करना पड़ेगा ना, आधा आया है अभी तुम्हारा। और कौन सा है, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट हो। ये तो मैंने करा रखा है एमओडी में, आपको ना दिखा रखा है कि दिस इज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर। जीरो भी आएगा तो एक ही जगह आएगा, एक्स बराबर 0 पर, है ना। ये सवाल करवा रखा है एमओडी में आपको ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई डाउट हो, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 फर्स्ट, ये मैंने करवा रखा है क्लास में, सेम सवाल। अब देखो इसमें क्या है कि जिसे हम, मैंने हो सकता है आपके दिमाग में आया हो क्योंकि मैंने लिखवाया आपको, ये जो कर्व हमारे पास है ऐसा लिखा हुआ है 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब, और मैंने ये लिखवाया आपको कि इस तरह का कोई कर्व हमारे पास है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 80 क्यूब ले लेते हैं अपने, यानी इस कर्व पे कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो ये पॉइंट मान। कई बार सवाल पैरामेट्रिक से करना बड़ा आसान होता है ना, इसे अपन पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ते भी है ना, और वो लिखाते भी हैं, उसका यूज करके भी बताते हैं आपको। तो बेसिकली ये कर्व ऐसे लिखा हुआ है, इसका डायग्राम भी बना के बताया था मैंने। अगर ए पॉजिटिव होगा तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो डायग्राम ऐसे बनता है। अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये डायग्राम ऐसे बनता है, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आ जाएगा ना। तो इसमें अगर हम ऐसे फील करेंगे कि भाई आपने ऐसे लिखाया है हमें और हमने इसका पैरामेट्रिक लिखने लगा, तो फिर ये ऐसा आ गया 27/4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया है। तो अगर मैं इसको ऐसा फिल करूंगा और फिर ऐसा पैरामेट्रिक लिखूंगा, तो जो ए आएगा ना वो इनकन्वीनियंट आएगा। मतलब 27/4 ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, 27/4 लिखूंगा, तो बड़ा अजीब लगेगा दिखने में वो 27/4। तो कई बार क्या है, जब डेटा इनकन्वीनियंट आता है ना, तो अपन अपनी सुविधा का काम करते हैं, सुविधा अनुसार काम कर लेते हैं। जैसे हमने पहले भी किया था, मैंने एक सवाल में पॉइंट आउट भी करवाया था आपको, ये एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, इसमें मैंने पॉइंट आउट भी करवाया था आपको। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 2 का 8, उसमें एक्स वाई बराबर 12 है ना, वो शायद मैंने बोला था आपको, है ना कुछ।
एक्स वाई बराबर 12। अब इसमें व्हाट इज सी स्क्वायर, इस पर अगर मैं कोई पॉइंट लेना चाहूं तो सी टी कॉमा सी बाई टी होता है ना। व्हाट इज सी इन दिस, 2√3, तो बड़ा इनकन्वीनियंट लगेगा वो। लेकिन उन्होंने पॉइंट क्या ले रखा है देखो आप, 3t कॉमा 4/t, तो आसान है क्योंकि जैसे मल्टीप्लाई करूंगा उनको क्या आएगा, 12 आ जाएगा वो। लेकिन हम जो मान के चलते हैं, जो पैरामेट्रिक हम मान के चलते हैं, वो हमने इसलिए याद कर रखा है क्योंकि उनके हिसाब से हमने टेंजेंट और नॉर्मल के फॉर्मूले भी रट रखे हैं हमने। जैसे सी टी कॉमा सी बाई टी पर टेंजेंट लिखना चाहूं तो फॉर्मूला मैं जानता हूं एक्स अपॉन टी प्लस का टी वाई बराबर 2c। नॉर्मल का फॉर्मूला मैं जानता हूं एक्स टी क्यूब माइनस का टी वाई इजिकल टू सी इंटू टी की पावर 4-1। दो पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड का इक्वेशन बोलना चाहूं तो x प्लस टी वन टी टू वाई इजिकल टू सी इंटू टी वन प्लस टी टू। आपको लगता होगा सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं कि पारसी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हो सकता है ऐसा लग रहा हो आपको, लेकिन मैं मैथमेटिक्स की भाषा बोल रहा हूँ ना, फॉर्मूले बोल रहा हूँ मैं, तो ये ना मैं भी रटता रहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं खुद भी रटता रहता हूँ ना फॉर्मूले ना, तभी याद होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वरना याद रह नहीं सकते फॉर्मूले हमें। अगर मैं 1 साल पढ़ाना बंद कर दूं तो मैं सब भूल जाऊंगा फॉर्मूले। वो तो बार बार हम पढ़ाते रहते हैं, खुद भी बोलते रहते हैं फॉर्मूले, या लिखते भी हैं बार बार आपके सामने, इसीलिए वो याद रहते हैं, वरना वो याद हो ही नहीं सकते किसी को भी ना। तो इसमें ये मतलब वो कहने का पर्पज ये था कि भाई मैंने ये इसलिए बताया आपको, हो सकता है आपने इसको ऐसा रियलाइज किया हो क्योंकि मैंने ये लिखवाया आपको कि इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन ये होता है। तो हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आया हो भाई ये तो ऐसा है, तो पैरामेट्रिक तो ये आना चाहिए। फिर आपने ये सवाल तो नहीं कराया क्लास में, आप तो कह रहे हो ये आपने कराया है। तो फिर मैं उसका मैं जवाब दे रहा हूं आपको कि हम कभी अगर इनकन्वीनियंस आया तो अपनी सुविधा अनुसार काम कर लेते हैं, लेकिन फिर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं यहाँ इस पर कोई पॉइंट लूं और वो 3t, 4/t लूंगा तो वो ct, c/t को फॉलो नहीं करेगा ना, फिर मुझे फॉर्मूला निकालना पड़ेगा खुद को, 3t, 4/t पर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। और अगर मैं ct, c/t लेता तब तो फॉर्मूला लट रखा है मैंने ना। तो वो जो हम जानते हैं उसी को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले में आसान हो जाएगा, वहां इनकन्वीनियंट होगा तो वहां आसान हो जाएगा। लेकिन वो ऐसे कई बार कर लेते हैं ना, मेरे पास समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कर्व y बराबर x², इस पर कोई पॉइंट लेना है मान लो मुझे, तो क्या लेता हूं मैं, 280, 280, ना व्हाट इज a, 1/4। तो लिखने में बार बार दिक्कत आएगी। मान लो मैं इसमें पॉइंट लेना चाहूं तो 280, 80² ले लूंगा मैं, तो ये कितना आ जाएगा, a कितना है यहाँ पर 1/4 है, तो t/2 और t²/4 आएगा। अब ये बार बार 2 और 4 को लिखो, लेकिन इससे एडवांटेज क्या होता है, इससे हम फॉर्मूला जानते हैं, टेंजेंट का फॉर्मूला जानते हैं, नॉर्मल का फॉर्मूला जानते हैं, इस तरह से लेने से ना। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं सिंपल, मैं इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करूं, सिंपली x को t मान लो, y कितना आ गया, दिखने में अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, इसमें बार बार 4 और 2 लिखना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा कर लेते हैं मतलब अपन, लेकिन अब मैं ऐसा लूंगा तो फॉर्मूले में अपने आप लिखने की कोशिश करूंगा, यहाँ तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा यहाँ तो, क्योंकि ये तो वही है जो हम फॉलो करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने अलग लिखा है इसको ना, एक्स को टी मान लिया फटाफट, वाई t² आ गया। तो थोड़ा अब इसमें क्या, जैसे मैं इसका पैरामेट्रिक लिखना चाहूं, इस कंसेप्ट से लिखूंगा तो ए इनकन्वीनियंट आएगा, 27/4 आएगा। अब इसमें क्या, थोड़ा मैं दिमाग लगा लेता हूं ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम जानते हैं पैरामेट्रिक ऐसा होता है। अब वो ऐसा एक्स में t² लिखा है और वाई में t³ लिखा है, इससे लिखा है क्योंकि अगर मैं एक्स में t² लूंगा तो क्यूब करने पर डिग्री 6 आ जाएगी, और स्क्वायर करने पर तो t की पावर 6 तो बैलेंस हो जाएगा। अब यहां देखो आप, हम यहां भी क्या करेंगे, x में t² ही लेंगे और y में t³ भी लेंगे। अब इधर 27 है तो उधर 27 लाओ, तो उधर क्या लिख दो, x के साथ क्या लिख दो आप, 27 कैसे आएगा, x के साथ लिख दो 3, क्यूब करने पर 27 आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, अब इधर 4 लेके आ जाओ तो यहाँ 2 कर दो। तो ये इसका पैरामेट्रिक अच्छा आया है और ये मैंने करा रखा है क्लास में। सर नहीं आया समझ में, इतनी देर से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आगे समझ में। तो ऐसे इसको कन्वीनियंट तरह से लिख लिया ना, वरना वो 27/4 लिखते हैं ना अपन, तो बड़ा इनकन्वीनियंट सा लगता है मतलब अपने को। अब ये दिखने में अच्छा लग रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है और अच्छा लग रहा है, नजर आ रहा है आपको, समझ में आ गया। ऐसे तो इसलिए मैंने अब क्लास में करा ही रखा है आपको कि वो कर्व पे वो लाइन निकालो जो एक पॉइंट पर टेंजेंट है और एक पॉइंट पर नॉर्मल है।
तो टेंजेंट लिख देते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं, और वो एक बार टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, एक बार नॉर्मल का निकाल लो, उनको बराबर कर दो आप, बराबर करके निकालो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट, सेकंड में वही हमारे पास शायद कॉमन टेंजेंट निकालनी है ना, तो ये तो कन्वेंशनल कर रहे हैं हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोनिक सेक्शन में पढ़ के आए हैं अपन ना। कल भी मैंने बोला था आपको y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 8, एक कर्व ये है और एक हमारे पास है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 4 दे रखा है ना, इनकी कॉमन टेंजेंट निकालनी है। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड नहीं है एक्चुअली, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के फॉर्म में नहीं है, या y स्क्वायर बराबर 4ax के फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्मेट में नहीं है ये। अगर ऐसा होता तो मैं किसी एक का टेंजेंट लिख देता फटाफट और दूसरे के लिए कंडीशन ऑफ टेंडेंसी अप्लाई कर देता, कुछ भी नहीं आता तो मैं वहां से y निकाल के d बराबर 0 कर देता। अब ये दोनों स्टैंडर्ड नहीं है, तो या तो स्टैंडर्ड बनाओ, फिर वो कैपिटल X कैपिटल Y मानो, शिफ्टिंग करके फिर लाइन को लिखो, या कोई बात नहीं डिग्री 2 की तो है, हमें ऐसी लाइन निकालनी है जो दोनों की कॉमन टेंजेंट है। तो मान लो आप, तो दिस इज देयर कॉमन टेंजेंट, ये मान लिया भाई ये कॉमन टेंजेंट है, मतलब ये इसकी भी टेंजेंट है और ये इसकी भी टेंजेंट, और अगर ये इसकी टेंजेंट है तो यहां से y निकाल के जब रखूंगा तो उसका d क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, उससे m और c में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर यहां से भाई अगर इसकी समझ में आ रहा है, ये रखूंगा मैं तो इससे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x इंटू 4 माइनस एम एन प्लस 8 माइनस सी बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई हमारे पास। कुछ नहीं करा मैंने, इस y को रख दिया। भाई अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट को और कर्व को सोल्व करूंगा तो जो इक्वेशन बनेगी उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एटलीस्ट 2 रूट रिपीटेड आएंगे हमारे पास, 2 आएंगे ऐसे। फिर इसको सोल्व कर लूंगा इसके साथ, फिर आई रख दूंगा, तो अब की बार क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 8 माइनस एम एन प्लस 4 माइनस सी बराबर 0, अब की बार ये आ जाएगा। तो इसके भी दोनों रूट क्या आएंगे, रिपीटेड, इसके भी दोनों क्या आएंगे, बस डी बराबर 0 कर दो, डी बराबर 0 कर दो, डी बराबर 0 कर किसके लिए, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम एम और सी निकालने के लिए। तो एम और सी के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, एक यहां से बनेगी और एक यहां से बनेगी, दोनों को सोल्व कर लूंगा, उससे एम और सी की वैल्यू निकाल लूंगा। तो एम बराबर आ जाएगा 8 और सी बराबर आ जाएगा 4। कर सकते हैं, कोई जोर नहीं आएगा, बस आपको सिर्फ इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, बड़े आसान से आएंगी, उनको सोल्व करने में कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, जोड़ने से और घटाने से काम चल जाएगा बस, उससे एम और सी दोनों निकल जाएंगे। तो एम की वैल्यू आ गई है सी के लिए। अब उन्होंने क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी पूछा है ना, तो अब कैसे निकालें, चलो मैं ये एम की वैल्यू यहां रख दूं, तो जो कॉमन टेंजेंट है वो कितनी हो गई, 8x प्लस 4 हो गई ना, ये कॉमन टेंजेंट हो गई। अब मुझे ये टेंजेंट इस कर्व को कहां टच कर रही है ये निकालना है, ये टेंजेंट इसको कहां टच कर रही है वो मुझे निकालना है ना। तो अब कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था अभी आपको कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के 3 ये तरीके अवेलेबल है हमारे पास। सर्कल हो तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से निकाल लो, या अगर कर्व स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो मान लो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1, y1 है, वहां टेंजेंट लिख दो और गिवन लाइन से कंपेयर कर लो। लेकिन कर्व अगर लंबा चौड़ा हो तो उस टेंजेंट में से y निकाल के वहां रख दो, उससे क्वाड्रेटिक बनेगी और दोनों रूट क्या आएंगे, सेम। बस ये तरीके बोलने हैं, बस अपने को लिखने से ज्यादा बोलना है। अब भाई ये तरीके अवेलेबल है, अब कैसा भी करवा जाए मैं इसे निकाल लूंगा फटाफट। तो हम ये कर रहे हैं, हमने ये टेंजेंट आई गई हमारे पास, अब इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है, तो मैं यहां से y निकाल के रख दूं, तो रख तो रखा है हमने, ये रख रखा है देखो आप। तो m की वैल्यू क्या है, यहीं रख दो आप, यहीं m बराबर क्या रख दो 8 और c बराबर 4 रख दो, तो इससे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ गया। तो ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का x आ गया। अब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो कर्व पर भी होता है और टेंजेंट पर भी होता है, तो इसमें x बराबर 2 रख दो बस यहाँ, तो कितना आ गया 2,20 आ गया। तो ये लाइन इस कर्व को यहाँ टच करेगी, बस इसे यहाँ निकाल लो, ये जो m और c आए इसको यहाँ रख दो आपके बाद, फिर यहाँ से x आ जाएगा, दोनों रूट क्या आएंगे x के सेम आएंगे दोनों, फिर x आ जाएगा, फिर इस x को मैं यहाँ रख दूंगा तो उससे दूसरा आ जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आ जाता है शायद 0,4 आ जाता है, दिस इज 0,4, बस ये 0,4 आ गई। तो कॉमन टेंजेंट भी आ गई, और जो है वो एक एक सवाल करना चाहिए बल्कि घर जाके आपको, अपनी शीटों में काफी सवाल है कॉमन टेंजेंट कैसे है, अभी सवाल आया भी है ना, उसमें आया भी था शीट, उसमें कॉमन टेंजेंट नहीं आया था, वो एरिया निकालना था ट्रेपेजियम का अपने को, अभी एडवांस में सवाल आया था ना, वो भी अपनी शीट में है, वो पहले भी जेई में आया हुआ है, अपनी शीटों में भी सवाल है ना, इनको करना आसान होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान होती है। मैंने कहा ना जब सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करते थे
आजकल तो पेपर फिर भी आसान आते हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम जब होते थे प्योर सब्जेक्टिव, तो बच्चा पढ़ता ही ये था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस, और एक कैलकुलस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये पढ़ता था बच्चा, क्योंकि वो जानता था इनके सवाल हो जाएंगे। एलजेब्रा का सवाल होने की कोई गारंटी नहीं है, पीएनसी का सवाल हो जाए कोई गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी का हो जाए कोई गारंटी नहीं, सीक्वेंस का हो जाए कोई गारंटी नहीं। इनके सवाल हो सकते हैं क्योंकि इनमें सब में डायग्राम बनता है, हम फील कर सकते हैं, सर्कल का डायग्राम बना सकते हैं, पैराबोला बना, ये चौबड़ी आसान होता है, इसलिए बच्चा इनको स्ट्रॉन्ग रखता था हमेशा, और इनमें नंबर आने की हमारे संभावना है अगर इनको पढ़ें तो अपन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में को डाउट हो, थर्ड में अच्छा सवाल है वैसे, मैं इस तरह का सवाल क्लास में करा भी सकता था आपको, मैं क्लास में भी करा सकता था इस तरह का सवाल, तो मतलब इससे मिलता जुलता, फिर ये दे देता करने के लिए आपको, फिर उसमें आपकी इंटेलिजेंस का यूज नहीं होता कि आपने क्या सोचा है ना, वरना सवाल तो क्या है, बहुत सवाल मिलते हैं, एक सवाल ऐसा भी करा दो तो हो जाएगा बच्चे के। तो हम चाहते हैं इसमें एग्जैक्टली कितने रूट आए, 2 रूट आए, वो अगेन इक्वेशन के रूट की बात कर रहे हैं, तो हम ग्राफिकल अप्रोच की बात करेंगे। एक बार ग्राफ बना लो आप y इजिकल टू मॉडल ऑफ ln x का, और एक बार मैं ड्रॉ कर दूंगा y इजिकल टू px का, और एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आने चाहिए इसके ना। तो हम ये डायग्राम जानते ही बनाना, मॉड ln x, तो ये तो ln x आएगा, ये तो ln x हो गया, फिर नीचे वाला हिस्सा ऊपर लेके आ गए अपन, एंड दिस पॉइंट इज 1,0। ये ब्रांच हमारे पास है, इसका इक्वेशन क्या है, दिस इज ln x, दिस इज y इजिकल टू ln x, और ln x तो ये था, लेकिन इसको कहाँ उठाया हमने, ऊपर उठाया, तो ये कितना हो गया, माइनस का ln x हो गया, दिस इज y इजिकल टू माइनस ln x, ये ऐसा आ जाएगा। अब ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होगी, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ p, कि इस ये लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, और ये कर एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करें एक दूसरे को, है ना, तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करें। अब हमें बताया वो लाइन ही पास यहां से होगी, तो अगर p एग्जैक्टली 0 हो गया, p अगर 0 हो गया तो लाइन क्या बन गई, y बराबर 0। सॉल्यूशन कितने आएंगे, एक ही आएगा बस, तो p 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब p अगर नेगेटिव हो गया तो ओरिजिन से लाइन पास होगी, p नेगेटिव का मतलब स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, तो लाइन फिर यूं आएगी, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो p नेगेटिव नहीं हो सकता और p 0 नहीं हो सकता। अब p अगर पॉजिटिव होगा तो स्लोप क्या आ गया, पॉजिटिव, एक्यूट एंगल बनेगा, तो लाइन स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब लाइन ऐसे बन सकती है। कितने सॉल्यूशन आ गए, 3। 3 क्यों आए, क्योंकि हम जानते हैं, अब लिमिट पढ़ लिया हमने, क्योंकि हम जानते हैं x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर x और ln x में कौन डोमिनेट करता है, x, तो यानी ये लाइन अल्टीमेटली क्रॉस करके ऊपर निकलेगी है ना, और इससे डायग्राम ये भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये लाइन अल्टीमेटली आगे क्रॉस करके ऊपर निकलेगी सही, क्योंकि x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर x डोमिनेट करता है ln x के कंपेरिजन में। तो 3 सॉल्यूशन आ गए, फिर हमने डायग्राम ऐसा बनेगा तो भी कितने आएंगे, हम चाहते हैं लेकिन 2 आए एग्जैक्टली 2, तो फिर अब डायग्राम ऐसा बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा, अब कितने आए, 2 आ गए अब। और अगर डायग्राम ऐसा बन जाएगा, डायग्राम अगर ऐसा बन जाएगा तो अब कितने आएंगे, एक ही आएगा। तो इसका मतलब ये चाहिए हमें, मतलब हमें पी की वो वैल्यू निकालनी है कि ये लाइन इस y बराबर ln x की क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए, बस ये निकालना है बस सब। तो आसान हो गया भाई, डायग्राम बना के देखा हमने तो हमारा काम चल गया बड़ी आसानी से। तो हमने मान लिया ये जो पॉइंट हमारे पास है इसको मान लो q h k, करना क्या है, p निकालना है कि ये लाइन जो है हमारे पास ये टेंजेंट बन जाए हमारे पास, ये लाइन हमें ऑलरेडी पता है, ये लाइन क्या है, y बराबर px, हमें ऑलरेडी पता है, बस p निकालना है कि p को क्या लेना है कि ये लाइन टेंजेंट बन जाए। तो हमने मान लिया भाई ये लाइन जो है ये y बराबर px ही लाइन हमारे पास, दिस लाइन इज y बराबर px, दिस इज y इक्वल टू px, और हमने मान लिया ये लाइन उस कर्व को h के पर टच कर रही है, मुझे p निकालना है बस। तो एक तो h के कहाँ लाई करेगा, कर पे लाई करेगा, तो ये आ गया k इक्वल टू ln h, बस एक तो रख दिया, और इस लाइन का स्लोप 2 बार निकाल लो, किसे निकालो, एक तो 2 पॉइंट फॉर्म से, तो 2 पॉइंट फॉर्म से क्या आ गया, एक बार dy बाई dx से, dy बाई dx से कितना आ गया 1/h, और एक हमें ऑलरेडी पता है किसका स्लोप क्या है, p, ये p भी आ गया। अब p निकालने के लिए मुझे h और k निकालने पड़ेंगे, हालांकि सिर्फ h निकल जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो हम देखें भाई h तो क्या है, h तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो है h, तो अगर है तो h से h कट गया, व्हाट इज k 1, और अगर k 1 आ गया तो व्हाट इज h, व्हाट इज h e, तो 1/e, p इज 1/e। नहीं आ रहा समझ में, सिंपल सी बात है, बस आसानी से आ गया फटाफट है ना।
ये 2 पॉइंट फॉर्म से, ये dy बाई dx है, और उस लाइन का स्लोप हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि वो लाइन y बराबर पी एक्स है, तो स्लोप p आ गया। अब p निकालने के लिए या तो सिर्फ h निकाल लो या h और k दोनों निकालो। तो यहाँ h से h कट गया, तो k बराबर कितना आ गया 1, और k अगर 1 आ गया तो h कितना आ गया, e आ गया। तो 1 बाई ई, p इज 1 बाई, तो p अगर 1 बाई ई होगा तब जाके एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आएंगे। अब वो बोलते हैं कि 3 सॉल्यूशन, तो क्या करते हैं, p की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 बाई से कम होना चाहिए, 0 से बड़ी और 1 बाई से कम, एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन। तो p फिर 1 बाई से बड़ा हो जाएगा, 1 बाई से बड़ा होगा लेकिन इन्फिनिटी से छोटा होगा, मतलब है ना, मेरे पास समझ रहे ना, 1 बाई से बड़ा, 1 बड़ा हो जाएगा, 1 बाई से बड़ा, फिर एक ही आएगा, इससे बड़ा करते तो फिर एक ही आएगा ना, फिर तो x ऊपर ही निकल जाएगा, ln x नीचे रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर, तो फिर x डोमिनेटिंग होता है, ln x नीचे रह जाएगा ना। तो ये सारा आ गया भाई एक सॉल्यूशन, एक के लिए आंसर 2 आएंगे, हालांकि एक सॉल्यूशन के लिए p बराबर 0 भी आएगा, एक सॉल्यूशन के लिए p बराबर 0 भी आएगा, और p 1 बाई ई से बड़ा भी आएगा। तो 0 कर्ली ब्रैकेट 0 यूनियन 1 बाई 1 बाई से इन्फिनिटी। और कौन सा है फोर्थ में, को डाउट हो भाई वो तो डिफरेंशिएट कर दो आप बस, है ना। तो अल्फा जो -2 0 हो जाएगा, हो गया मेरे हिसाब से तो ना। और कौन सा है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 में को डाउट हो, अरे ग्राफ बना लो ना पॉलिनोमियल का, ये तो 11th क्लास में सिखा दिया। क्वाड्रेटिक में शीट है हमारे, क्वाड्रेटिक में सवाल है हमारे शीटों में ना, कि के निकालोगे इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, के निकालोगे 4 सॉल्यूशन आएंगे, डायग्राम बनाना है बस अपने को। हमें इस इक्वेशन की बात करनी है, एक्स की पावर 5 माइनस का 5x प्लस ए बराबर 0, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करनी है अपने को ना। तो बस इसमें हमें अगर ए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कोई बात नहीं भाई, एक्स की पावर 5, बस एक बार ये डायग्राम बना दो और एक बार ये डायग्राम बना दो। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये लाइन उसको जो है 4 पर 3 पर 2 पॉइंट पर कट करनी चाहिए। अब ये डायग्राम बनाना आता है अपने को ना, आता है बनाना अपने को ना, डिफरेंशिएट कर देंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेंगे तो बन जाएगा डायग्राम। तो 2 जगह मैक्सिमम मिनिमम आएगा इसमें, एक तो 1 पर और एक -1 पर। -1 पर ये शायद 4 आ जाता है मेरे हिसाब से, और 1 पर ये -4 आ जाता है, तो डायग्राम इसका ऐसा बन जाता है। और ऑड डिग्री का है तो प्लस इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी पे जाएगा, और माइनस का इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब हम चाहते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 3 पॉइंट पे कट करे या 4 पॉइंट पे कट करे, तो डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, ये डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, या ऐसा बनना चाहिए, या ऐसा बनना चाहिए, या ऐसा बनना चाहिए, 3 सॉल्यूशन के लिए ना। तो जो -a है, -a ये 4 से छोटा और -4 से बड़ा होना चाहिए, तो बस से एक ही रेंज आ जाएगी। नहीं आ रहा समझ में, ये 4 से छोटा हो जाएगा। हम चाह रहे हैं एक सॉल्यूशन आए, तो ये जो माइनस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 4 के ऊपर निकलनी चाहिए या फिर -4 के नीचे आनी चाहिए, तो फिर एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो निकाल सकते हैं अपने। इसके बाद नेक्स्ट 9 में को डाउट हो, सिंपल सवाल है, देखो एडवांस में ये सवाल भी आसान है और वो भी आसान है, क्योंकि ये 11वीं क्लास में पढ़ लेते हैं पढ़ना। तो ऐसे आसान सवाल छांट लो बस, पहले पेपर के अंदर आसान सवाल छांट लो, सारे सारे आसान सवाल कर डालो आप। और आसान बहुत आते हैं सवाल, ऐसी बात नहीं, इतने आ जाते हैं कि 86 नंबर आ जाए हमारे ना। इस बार कट ऑफ 86 नंबर गई है ना, लास्ट जिस बच्चे के 86 आए वो क्वालिफाइड डिक्लेयर हुआ है ना। और इंडिविजुअल कट ऑफ 8 नंबर, मैथ्स में 8 नंबर आने जरूरी है आपके, फिजिक्स में 8 नंबर और केमिस्ट्री में 8 नंबर, और वो भी नहीं आते बच्चों के। 2.5 लाख बच्चों में से 1.5 लाख ही अपेयर होते हैं, क्वालिफाई होते हैं 2.5 लाख एडवांस के लिए। बच्चे एग्जाम देने कितने जाते हैं, 1.5 लाख। 1 लाख तो डर के हमारे एग्जाम देने नहीं जाते, भले वो क्वालिफाई हो गए, एग्जाम देने नहीं जाते, वो मान के चलते हैं हमारा होगा ही नहीं, इसे देने नहीं जाते वो। और उसमें से जो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं वो लगभग 40,000 का, और आईआईटी में सीट मिलती है 17,000 को, 17,000 बच्चों को। कुछ सीटें बढ़ी है इस बार अभी, है ना, तो लगभग 17,000 सीटें हैं लगभग आईआईटी के अंदर। और उसमें 86 नंबर आए तो अपने कहीं ना कहीं संभावना बन जाती है, और वो 86 अपन 2 साल की इंटेंसिव कोचिंग लेते हैं, देखो है ना, हमारे लिए भी शर्म की बात है, बच्चे के लिए भी शर्म की बात है। अपन 2 साल की इंटेंसिव कोचिंग लेते हैं, अपन 86 नंबर नहीं ला पाते। ऐसा क्या, हम ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि 86 नंबर नहीं आते बच्चे के, और आप ऐसा क्या पढ़ते हो कि 86 नंबर नहीं आते।
मतलब चिंता का विषय तो है ना ये, सोचने वाली बात तो है। हम भी ऐसा क्या करते हैं आपके साथ, ऐसा क्या भ्रमित कर देते हैं, आपकी बुद्धि फेर देते हैं, गलत पढ़ाते हैं, ऐसा क्या कर देते हैं हम भी? क्योंकि अपन आसान सवाल छांटने की कोशिश नहीं करते, अपन आसान पे कंसंट्रेट नहीं करते, आसान आसान बातों को अपन सीखने की कोशिश नहीं करते। अपन ये मान के चलते हैं बहुत टफ सवाल करेंगे तभी आईआईटी में सिलेक्शन होगा, अपन ये मान के चलते हैं। बस दिमाग थोड़ा कूल रखो, बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो। दिमाग भर जाएगा ना बहुत ज्यादा तो दिक्कत आएगी अपने को। दिमाग कूल रखना जरूरी है आपको, और बेसिक बेसिक सवाल हमें आने चाहिए, तो दिमाग आपका तेज दौड़ेगा। अपन बहुत ज्यादा भरने की कोशिश करेंगे तो उससे दिमाग ओवरलोडेड हो जाएगा, तो जो काम करता है वो भी काम करना बंद कर देगा वो। ऐसा ही होता है, जो बच्चा एग्जाम में घबरा जाता है उसके साथ ये होता है। बहुत सारा भर लिया उसने, एग्जाम के 1 घंटे पहले भी रट के जा रहा है वो ना, भर लिया, दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका। अब जब एग्जाम का देने का टाइम आया, उसके दिमाग से कुछ नहीं निकल रहा, कुछ निकलता ही नहीं उसके दिमाग से ना, सब गलत सलत लिखता रहता है ना। और छोटे छोटे कंसेप्ट भी अगर अपने को याद हो तो अपन इतने नंबर तो ला सकते हैं, 86 तो ला ही सकते हैं। अगर सोचें अगर प्रैक्टिकल बात करें अपन, तो 86, 360 में से 86 नंबर लाने हैं। कितना परसेंट हो गया? 50% तो हो गया 180, है ना। और 25% कितना हो गया? 90 हो गया, 25% से भी कम है वो। तो अगर अपन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें ना, अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी तैयारी पे भरोसा रखें तो ला सकते हैं अपन, ऐसी बात नहीं है। वो तो बहुत ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं, हम तो हमारे नहीं, हमें हमसे कहें 86 नंबर लाने, तो आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, हम तो 286 सोच रहे हैं, आप 86 ला रहे हो। हमारे तो ख्वाब ही 286 के हैं, 86 तो सोचते ही नहीं है हम। लेकिन अपन 86 लाने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अगर अपन पहले अपन ये सिक्योर करें, हमारा रिजल्ट सिक्योर हो जाए, इतने सवाल पहले कर लो आप। भाई ये इतने सवाल छांट लिए मैंने ना, तो इतने सवाल 25% का मतलब एक पेपर में 18 सवाल आते हैं मान लो, 25% कितना हो गया? 9, मतलब लगभग 4.5 सवाल हो गए। 4.5 सवाल करने हैं हर पेपर में अपने को पहले। 4.5 सवाल कर लिए, 4.5 हो गया, भाई सिलेक्शन पक्का। अब उससे हिम्मत भी आ जाएगी, भाई 86 तो क्रॉस कर गया मैं। अब उससे हिम्मत में क्या है, 2-3 सवाल और हो जाएंगे उस हिम्मत हिम्मत के अंदर, बस वो स्कोर बढ़ जाएगा फिर अपना। ये यही स्ट्रेटेजी है एक्चुअली, यही स्ट्रेटेजी है। आसान सवाल छांट के पहले आसान कर लो आप, बस ढूंढ के कर लो आप आसान, मिलेंगे आपको। 4.5 सवाल तो मिल जाएंगे आपको, 2 साल से पढ़ रहे हो ना आप, 4.5 सवाल तो छांट लोगे आप, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन अब वो फिर अपन ज्यादा के चक्कर में रहेंगे तो दिक्कत आएगी, तो पहले मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर लो, फिर आगे बढ़ते जाओ धीरे धीरे ना। अब भाई 4.5 के बाद एक और मिल गया, फिर अब एक और मिल गया, फिर भाई एक और मिल गया ना, 2-3 सवाल और मिल जाए और रैंक अच्छी होती जाएगी अपनी। तो आसान सवाल छूटने चाहिए, दोनों सवाल आसान है, देखो 8वां 9वां सवाल दोनों सवाल होने लायक सवाल है, ये सवाल हो सकते हैं अपने से अपन चाहें तो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 पे आ गए ना, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में को डाउट हो, फर्स्ट के बाद थर्ड में को डाउट हो, थर्ड में अगेन ठीक है, हमने एक लाइन और कर्व का किया है, या 2 कर्व का भी किया है हमने ना। अब यहाँ लाइन कर्व और पॉइंट का आ गया ना, तो कंसेप्ट तो वही है भाई। हम जैसे पॉइंट और लाइन, पॉइंट कर्व में अपन क्या कर रहे हैं, कर्व में अपन टेंजेंट की तो बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है ऐसा, सेम सवाल आगे भी है ना, सेम सवाल आगे भी हेलीकॉप्टर वाला है, दिया ना मैंने करने के लिए वो हेलीकॉप्टर वाला सवाल दिया है। अच्छा वो एक बार में एक दिया होगा मैंने। तो ये y बराबर √x का डायग्राम ऐसा बन गया, देखो आप, ये डायग्राम तो ऐसे बनेगा। ये डायग्राम तो 11वीं क्लास में बता दिया था हमने आपको कि y इक्वल √x का डायग्राम ऐसा बनता है। अब हमें पास पॉइंट, हमारे पास है 3/2,0, 3/2,0। तो हमें करना क्या है, हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है इनके बीच में। तो क्या करेंगे भाई, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल को क्या करेंगे, यहाँ से पास करा देंगे, बस यही करना है अपने को ना। तो कहीं भी जहां आपको अच्छा लगे वहां नॉर्मल ड्रॉ कर लो आप तो, और उसको यहाँ से पास करा दो। यहाँ मान लिया मैंने 3/2,0 यहाँ है, यहाँ अच्छा लगा तो यहाँ मान लिया, और इस पॉइंट को मान लिया इसको मान के। बस हमें इस पर एक पॉइंट निकालना है जहां ड्रॉ किया गया नॉर्मल, यहाँ से मुझे पास कराना है, बस कुछ नहीं करना। तो इस पर नॉर्मल निकालना आता ही अपने को ना भाई। अब इसको चाहो तो एच में लेके आ जाओ, क्योंकि ये एच को की कहाँ लाई कर रहा है, कर पे लाई कर रहा है, तो के बराबर कितना आ गया, √h आ गया ना। तो चाहो तो यही लिख दो आप, यही के की जगह क्या लिख दो, √h लिख दो, बस फिर एच निकालना रहेगा बस अपने को। फिर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, टेंजेंट का स्लोप आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, उसमें एच की यहाँ क्या रख देंगे, एक्स की जगह 3/2 और वाई की जगह, तो उससे एच की वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा, डिस्टेंस थोड़ा लगा देंगे,
मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। ये करना है बस इसमें। ऐसे ही हेलीकॉप्टर वाला सवाल भी ऐसे होगा, सेम सवाल है वो भी है ना, उसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई है ना। हो सकता है आप थोड़ा कैलकुलेट करना पड़े, डेटा थोड़ा इनकन्वीनियंट सा है, वो अलग बात है। कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट बोल दिया मैंने, पॉइंट मान लूंगा, नॉर्मल लिख के यहाँ से पास करा दूंगा, ये पॉइंट आ जाएगा, डिस्टेंस थोड़ा लगा दूंगा, थोड़ा पेशेंस रख लूंगा, अगर डेटा इनकन्वीनियंट आएगा तो धीरे धीरे काम चला लूंगा अपना। और कौन सा है? 4 में को डाउट हो? अब देखो उसमें लिखा हुआ है टेंजेंट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, वो यहां से पास होने, टेंजेंट कहां से पास होगी ये निकालना है अपने को। तो जो 1, E है ना वो कर्व पे लाई कर रहा है। अब उन्होंने साफ साफ नहीं लिखा है इसमें ना, तो बच्चा है तो सोचते रह जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं बार बार कि जब एट द पॉइंट आता है तो गारंटी होती है कि पॉइंट कर्व पर है, जब फ्रॉम द पॉइंट आता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। हमें ये एफर्ट भी करना पड़ता है कि वो कहाँ है। हो सकता है वो कर पर हो, तब तो दिक्कत नहीं है, हो सकता है कर के अंदर हो सकता है कर के बाहर हो। तो यहाँ वो कर पर ही लाई कर रहा है, 1, E उस कर पे लाई कर रहा है, मतलब हमें उस कर पे लाई करने वाले पॉइंट 1, E पर टेंजेंट निकालनी है बस। तो आता है निकालना, वो तो हमें dy/dx से स्लोप निकाल लिया और टेंजेंट आ गई। और टेंजेंट आने के बाद रख रख के देख लो, क्योंकि लाइन पर तो पॉइंट कितने आएंगे, बहुत सारे आएंगे, इनमें से कौन सा लाइन पे लाई कर रहा है ये देखना है अपने को ना। टेंजेंट निकालने के बाद ऑप्शन में रख रख के देख लो कि कौन सा पॉइंट उस टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। और कौन सा है? 6 में को डाउट हो? ये मैंने क्लास में भी कराया था फंक्शन में आपको ना, वो भी पहले जेई एडवांस में आया हुआ सवाल इस तरह का ना। तो ये क्यूबिक है, इसकी मुझे रेंज निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, और उस इंटरवल में निकालनी है। तो उस इंटरवल को सोल्व कर लिया है ना, उससे 5,6 आ गया। तो एक तरह से सवाल हो गया कि एफ एक्स क्यूबिक है और उसकी मुझे 5,6 में क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं वो क्यूबिक एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, और किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शन की किसी क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या तो बाउंड्री पॉइंट पर आती है, या उस पॉइंट पर जहां डेरिवेटिव 0 या डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो। लेकिन ये पॉलिनोमियल है, इसलिए इसका डेरिवेटिव कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो हमें वो पॉइंट निकालना है जहां डेरिवेटिव 0 आ रहा है, या फिर बाउंड्री पॉइंट पर निकालना है, ये तो करना है अपने को। अब जिसे हमने डिफरेंशिएट किया, दो जगह डेरिवेटिव 0 आ गया, एक 1 पर और एक, लेकिन 3 के बाद इंक्रीजिंग आ गया वो, और 3 के बाद इंक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में क्या हो गया, इंक्रीजिंग। और अगर इसमें इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, बस 6 रखना है अपने को ना। पर थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास कर लिया हमने, वरना कोई बात नहीं, दो बाउंड्री पॉइंट और जहाँ दो जगह डेरिवेटिव 0 आ रहा है, एक तो 1 पर आ रहा है और एक 3 पर आ, तो एक बार 1 रख दो, एक बार 3 रख दो, एक बार 5 रख दो और एक बार 6 रख दो। लेकिन हमने ऐसा भी नहीं करा, हमने देखा भाई 3 के बाद इंक्रीजिंग है तो मतलब इसमें इंक्रीजिंग आ गया, तो फिर 6 पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब डायरेक्ट 6 रख दिया और मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली हम। इसके बाद नेक्स्ट बस ये थे, तो आगे चलते हैं ना। मैंने एक सवाल दे रखा है आपको ना, कौन सा दे रखा है? हाइपरबोला वाला सवाल दे रखा है ना, हाइपरबोला वाला, और अभी 2023 में आया हुआ है ना, थोड़ा डेटा चेंज कर दिया था उन्होंने बस। तो ये हमारे पास था 3x² माइनस का 4y² बराबर 72। इस हाइपरबोला पर में वो पॉइंट निकालने हैं विच आर नियरेस्ट टू द लाइन, 3x + 2y एंड प्लस 1 बराबर 0। हाइपरबोला पर वो पॉइंट निकालने हैं जो लाइन से नजदीक है ना। ये 11th क्लास में भी कराया था मैं सवाल वाला। तो इसमें वही सेम कंसेप्ट है कि हमें इस पर वो पॉइंट निकालना है जहां ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन के पैरेलल। अब उसको या तो ऐसा कर लो कि h, k मान लो, h, k सेटिस्फाई करा दो, और h, k पर टेंजेंट का स्लोप लाइन के स्लोप के बराबर कर दो, उससे h और k। कल भी तो हमने ऐसे किया था, उस कर्व पर पॉइंट मान लिया h, k और कर्व में रख दिया, और वहां ड्रॉ की गई टेंजेंट को लाइन के पैरेलल कर दिया। लाइन को पैरेलल करने से नॉर्मल अपने आप क्या हो जाएगा, लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन पॉइंट दो आते हैं इसमें, एक -6,3 और एक 3,-6, दो पॉइंट आते हैं इसमें। अब दोनों की डिस्टेंस निकाल के चेक करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि हमें वो चाहिए जो नजदीक है, वो निकालना पड़ेगा। पॉइंट तो निकल गए ना, बताना है पॉइंट निकाल के। h, k मान लिया, यहां रख दिया, एक इक्वेशन आ गई। फिर h, k पर टेंजेंट का स्लोप निकाला और उसको -3/2 के बराबर इक्वेट कर दिया। दो इक्वेशन आ गई h और k में, उन दोनों को सोल्व कर लिया, तो h और k की दो वैल्यू आई, -6,3 एंड 6,-3। अब उन दोनों की इस लाइन से बारी बारी से डिस्टेंस निकाल लो, एक -6,3 आया है और एक 6,-3 आया है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो इनका डिनोमिनेटर तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस डिनोमिनेटर की चिंता नहीं, अब न्यूमरेटर जिसका बड़ा आएगा वो डिस्टेंस ज्यादा आएगी। तो -6 से -18 6
माइनस का 12, माइनस 11, 11 आया ऊपर मतलब है ना, और इससे कितना आएगा, इससे 13 आ जाएगा, तो यानी इससे डिस्टेंस ज्यादा आ रही है, दिस इज द आंसर, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या डायग्राम से चेक नहीं होगा, अगर ये एलिप्स होता ना तो फिर हमें डिस्टेंस भी नहीं निकालनी पड़ती, फिर हम डायग्राम से चेक कर पाते हैं ना, जैसे ये हाइपरबोला है हमारे पास, तो ये डायग्राम बनेगा ऐसे, हाइपरबोला का डायग्राम ऐसा बनेगा, ये डायग्राम ऐसा बनेगा, और ये लाइन जो है इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो डायग्राम बनेगा ऐसे। अब जो 2 पॉइंट आए ना हमारे पास, देखो एक तो यहाँ आया कहीं, -6,3 तो कहीं यहाँ आया होगा, और 6,-3 कहीं यहाँ आया होगा। अब इस डायग्राम से ही नहीं बोल सकते कि कौन सा पॉइंट नजदीक है, इसे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। इसकी जगह अगर इलिप्स होता ना, फिर डायग्राम से मालूम पड़ जाता आपने को, मान लो इलिप्स होता हमारे पास और कोई लाइन दे रखी होती, मान लो ऐसे लाइन दे रखी होती कि अब इलिप्स पर पॉइंट निकालो कि जो लाइन से नजदीक है, तो क्या करते हैं हम इलिप्स पर वो पॉइंट निकालते जहां पर ड्रॉ की गई टेंजेंट इन लाइन के क्या आती, पैरेलल आती। तो देखो एक पॉइंट तो यहाँ मिलता हमें कहीं, एक पॉइंट तो कहीं हमें यहाँ मिलता, और एक पॉइंट हमें कहीं यहाँ मिलता, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, वो कम डिस्टेंस पर होगा। तो इलिप्स में तो क्या डायग्राम से निकल रहा था, और इसमें जो है हमने दोनों से डिस्टेंस निकाल के देखी है ना, पॉइंट तो निकल गया शायद, है ना, तो इससे निकाल लिया फटाफट हमने और कैलकुलेट करके देख लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y square is equal to 4x, find the point on the parabola y square is equal to 4x, point या points, find the point या points on the parabola which is या oblique r nearest to the circle, x square plus y square minus 24y and plus 128 बराबर 0, 128 is equal to 0। इस तरह का सवाल हमारे कॉनिक सेक्शन की शीट में भी है ना, एडवांस में। पैराबोला पर पॉइंट निकालना है जो सर्कल से नियरेस्ट है ना, मतलब इनके बीच की कहीं ना कहीं मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, और दो कर्व अगर हमारे पास है तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करती है ना, तो हमें एक कॉमन नॉर्मल चाहिए, मतलब ऐसी लाइन जो पैराबोला के लिए नॉर्मल हो और सर्कल के लिए भी नॉर्मल हो, और किसी भी लाइन को सर्कल का नॉर्मल बनाना बड़ा आसान है, किसी लाइन को सर्कल का नॉर्मल बनाना हो तो सेंटर से पास करा दो उसको बस, तो सारी टेंशन हमारे दूसरे कर्व की हो गई है, मतलब दूसरे कर्व का नॉर्मल लिख दो बस आप तो, और उसको सर्कल का नॉर्मल बनाने के लिए उसको सेंटर से पास करा देंगे हम। हेलो, आंसर इज 4,4। अगेन पैराबोला का नॉर्मल याद होना चाहिए अपने को, तो काम आसान हो जाएगा ना। जैसे अभी हमने सवाल भी किया ना एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में, एक कर्व हमारे पास था
एक कर्व था वाई स्क्वायर इजिकल टू वाई इजिकल टू 1/x², और एक सर्कल था मेरे हिसाब से शायद x² + y² माइनस का y बराबर 0, ऐसा कुछ सर्कल था शायद। इनका कॉमन नॉर्मल भी निकाला है अभी हमने एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में। उसमें एक सवाल कॉमन टेंजेंट का था, एक कॉमन नॉर्मल का था ना। तो मैंने कहा था भाई इनका कॉमन नॉर्मल का मतलब इसका नॉर्मल लिख दो आप, तो x1, y1 पॉइंट मान लिया, इसका नॉर्मल लिखा, उसको सर्कल के सेंटर से पास करा दिया, तो कॉमन नॉर्मल आ जाएगा फटाफट हमारे पास। पैराबोला और सर्कल का कॉमन नॉर्मल निकालना है अपने को। तो यहाँ तो हमें नॉर्मल लिखना पड़ा था, लेकिन यहाँ तो लिखने की भी जरूरत नहीं। हम पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन जानते हैं दो तरह से, एक तो स्लोप फॉर्म में भी जानते हैं और एक पैरामेट्रिक फॉर्म में भी जानते हैं ना। स्लोप फॉर्म में क्या होती है, y = mx माइनस का 2m माइनस am³, और पैरामेट्रिक फॉर्म में होती है y + tx = 2at + at³। ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक स्लोप फॉर्म में एक पैरामेट्रिक, किसी में भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इनके लिए याद है तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको ना। तो हमें पैराबोला पर वो पॉइंट चाहिए जो सर्कल से नियरेस्ट है। अब देखो इस सर्कल का जो हमें जानते हैं, हमें कॉमन नॉर्मल निकालने के लिए पैराबोला का नॉर्मल लिखेंगे, उसको सर्कल के सेंटर से पास कराएंगे। पैराबोला का नॉर्मल क्यूबिक होता है, एम के अंदर क्यूबिक, और हम जानते हैं किसी पॉइंट से पैराबोला पर 3 रियल और डिफरेंट नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है मैक्सिमम। तो जैसे मैं पैराबोला का नॉर्मल किसी पॉइंट से पास कराऊंगा तो वह एम के अंदर क्यूबिक बनेगी, और उस क्यूबिक के तीनों रूट रियल और डिफरेंट आ गए तो इसका मतलब 3 कॉमन नॉर्मल आएंगे, और 3 कॉमन नॉर्मल अगर आ गए फिर हमारी मेहनत बढ़ जाएगी। फिर हमें उन कॉमन नॉर्मल के फुट निकालने पड़ेंगे और उनकी डिस्टेंस निकाल के देखनी पड़ेगी, और अगर एक ही आया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इसमें इसका सेंटर कितना है, 0,12। इस सर्कल का सेंटर है 0,12, तो हम पहला पैराबोला का नॉर्मल लिख देंगे ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब चाहो तो पैरामेट्रिक में लिख दो या चाहो तो आप स्लोप फॉर्म में लिख दो, कैसे भी लिख दो आप चाहो तो सिंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला 1 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y = mx माइनस का 2m माइनस का am³। अच्छा बताओ किस पॉइंट पर नॉर्मल है, व्हाट इज द फुट ऑफ दिस नॉर्मल। ये पैराबोला पर लाई करने वाला है, किस पॉइंट पर नॉर्मल है, कोई भी एक बच्चा चलो बताना चाहे, एनीवन। am² कोमा, पहले आप प्लस बोला था आपने कि माइनस बोला था क्या, ठीक, -2m, am² कोमा -2m, एक बच्चा बता पाया बस। ये पैराबोला पे लाई करने वाले पॉइंट am² कोमा -2am पर नॉर्मल है ना। और अगर मैं पैरामेट्रिक में लिखता तो वो किस पॉइंट पर नॉर्मल होता, 80² कोमा 280 पर होता है ना। तो इस नॉर्मल का जो फुट है, दिस इज नॉर्मल एट p am² कोमा माइनस का 2am, ये इस पॉइंट पर नॉर्मल है ना। m क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। जिस तरह से अगर पैराबोला ये वाला है, इसकी टेंजेंट क्या होती है, y = mx + a/m। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, ये इस पैराबोला के किस पॉइंट पर टेंजेंट है, a/m² कोमा 2a/m। ये सब निकाल के बता रखे हैं हमने क्लास में आपको, डिराइव कर करके ये सब निकाल के बता रखे हैं, ये निकाल के बता रखा है, ये निकाल के बता रखा है, इनमें रिलेशन बता रखा है। इससे वो निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं, एक तो उल्टा कर दो और m की जगह क्या लिख दो, 1/m लिख दो आप, इसको उल्टा कर दो और m की जगह -1/m, वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ m टेंजेंट का स्लोप है और वहां m क्या है, नॉर्मल का स्लोप है। तो ये सब हम और पैरामेट्रिक में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सब निकाल के बता रखे हैं आपको, तो ये याद रहना चाहिए अपने को ना। तो ये हमने नॉर्मल लिख दिया डायरेक्ट, और ये इस पॉइंट पर नॉर्मल है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को पैराबोला पर तो पॉइंट चाहिए। पैराबोला पर नॉर्मल ड्रॉ कर, पैराबोला पर लाई करने वाले पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये पॉइंट पैराबोला पर है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये आ गया। अब मुझे ये क्या करना है, सर्कल का नॉर्मल बनाना है, तो क्या करूं, सर्कल के सेंटर से पास करा दूं ना। इट विल बिकम नॉर्मल टू द सर्कल इफ इट विल पास टू द सेंटर। ए बराबर कितना है यहाँ, व्हाट इज ए = 1, तो यहाँ a = 1 रख दो आप। 4a = 4, इट इंप्लाइज a = 1, देयरफॉर y = mx माइनस का 2m माइनस का m³। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट दिस पॉइंट। यहाँ भी a = 1 रख दूंगा मैं ना, बस हम चाहते हैं सर्कल का नॉर्मल बन जाए, तो सर्कल के सेंटर से पास करा दो
इट विल बिकम कॉमन नॉर्मल इफ इट विल पास टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के सेंटर से पास करा दो बस। x की जगह 0, y की जगह 12, तो माइनस का 2m माइनस का m क्यूब। बस अब ये m में क्यूबिक बन रही है, और जैसे क्यूबिक बनी तो लग रहा है कहीं कहीं 3 वैल्यू नहीं आ जाए इसमें ना। 3 वैल्यू अगर आएंगी तो अपनी मेहनत बढ़ जाएगी ना। तो इसमें रख दो बस। अब आप इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा अपने को ना। तो m इजिकल टू -2 सेटिस्फाई कर, 2 तो सेटिस्फाई कर नहीं सकता, सब पॉजिटिव आ जाएंगे। -2 से 8 आ गया और ये 4 आ गया तो 12 हो जाएगा मतलब। तो m इजिकल टू -2, यानी इसका एक फैक्टर आ गया m+2। बस बाकी फैक्टर मुझे निकालना आता ही है ना। क्यूबिक से ये m² आ जाएगा, फिर ये 2m² आएगा, तो माइनस का 2m और फिर +6 आ जाएगा ये फैक्टर, और d नेगेटिव आ गया उसका, तो इसलिए बच गए अपन। आगे अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर यहां से भी 2 वैल्यू आती तो 3 नॉर्मल आते, 3 फुट आते फिर हमारे पास। फिर उन तीनों फुट की हमें सेंटर से डिस्टेंस निकाल के देखनी पड़ती, जिससे कम आती वो हमारा आंसर आता है ना। तो यहां से आ गया m इजिकल टू -2। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर इस m की वैल्यू को मैं यहां रख दूंगा तो ये पैराबोला का भी नॉर्मल होगा और सर्कल का। अगर मैं यहाँ m बराबर 1 रखूं तो ये सिर्फ पैराबोला का नॉर्मल है। m बराबर 3 लिखूं तो सिर्फ पैराबोला का नॉर्मल है। लेकिन अगर m की जगह -2 रखूं तो ये पैराबोला का भी नॉर्मल होगा और यानी कॉमन नॉर्मल बन जाएगा। इट विल बिकम कॉमन नॉर्मल। ये कॉमन नॉर्मल। अब हमें क्या निकालना है? कॉमन नॉर्मल का फुट निकालना है, यानी पैराबोला पर वो पॉइंट जो सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पर है। तो कॉमन नॉर्मल एक ही आया, इस पॉइंट को रख दो क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट पर नॉर्मल थी। देयरफॉर पॉइंट कितना आ गया? p इजिकल टू, सिंस p इजिकल टू am² माइनस का 2am, और m बराबर -2 है हमारे पास, तो रख देंगे। तो पॉइंट कितना आ गया? 4,4 आ गया। दिस इज द ओनली पॉइंट ऑन द पैराबोला। अगर ये x अधिक आते, ये x अधिक आते, तो ये भी x अधिक आते, फिर इन सारे पॉइंट की मैं सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस निकाल के देखता। जिससे डिस्टेंस कम से कम आएगी वो सर्कल से नियरेस्ट होगा। समझ में आ गया ना? डायग्राम ऐसा कुछ बन रहा है अगर हम देखना चाहें तो। सर्कल का सेंटर हमारे पास 0,12 है। सर्कल का सेंटर 0,12 है जो y एक्सिस पर है। तो ये सर्कल का सेंटर है हमारे पास 0,12। दिस इज 0,12। पैराबोला बना हुआ है, ऐसा कुछ पैराबोला बना हुआ है ना। तो हमने पॉइंट निकाला है ना, तो एक ही पॉइंट आया हमारे पास 4,4। ये 4,4 आ गया। जहां ड्रॉ किया गया नॉर्मल, सर्कल का भी नॉर्मल होगा। एक ही पॉइंट आया है P4,4। तो ये पॉइंट सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पर है क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल एक ही आया। अब मान लो एक्स अधिक आते ना, तो फिर क्या करते हैं? मान लो ऐसा भी मान लो ये सर्कल यहाँ की जगह यहाँ आता, फिर 3 आते वो 3 पॉइंट आते पैराबोला पर। और अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? मान लो मुझे इस सर्कल और पैराबोला के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो, तो ये कॉमन नॉर्मल आई क्या? दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इस पैराबोला और सर्कल के बीच में। और ये कैसे निकालेंगे? इस 4,4 की हमें सेंटर से क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस, और उसमें से रेडियस कम कर देंगे, रेडियस कम कर देंगे। समझ में आ गया? और अगर एक से अधिक पॉइंट आए होते तो मैं उन एक से अधिक पॉइंट की सबकी सर्कल के सेंटर से क्या करता? डिस्टेंस निकालता। जिससे कम आती वो हमारा आंसर होता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक ही आ गया, लकीली एक ही आ गया, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं आई अपने को। समझ में आ गया ना? ऐसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें इसके बाद, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 9/x2 का होल स्क्वायर, where x1 is the element of 0,1 and x2 is the element of r plus। x2 तो पॉजिटिव है और x1 0 से 1 में लाई कर रहा है। इस एक्सप्रेशन की मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। अब हमने 2-3 सवाल ऐसे कर लिए, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन की मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। नाइन माइनस है ना, 9 - x2, 9/x2, 9/x2, माइनस साइन लगा हुआ है बीच में। बस
तो अब देखो कहीं ना कहीं ये लग रहा है हमें कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रखी है हमने ना। और अगर मैं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये तो क्लियर कट है कि ये x1 x2 तो हो गया, इसका मतलब ये y1 y2 है। डिस्टेंस थोड़ा लग रहा है अपने को ना। अब अपने को जनरेट करना है, हम करेंगे क्या इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। तो ये क्लियर कट x1 माइनस x2 हो गया, इसको मैंने y1 मान लिया, तो y1 बराबर कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर। इसको y1 मान लिया मैंने ना, और इसको मैंने मान लिया y2, तो y2 बराबर कितना हो गया, 9x2 हो गया। अब इसको मैंने मान लिया कुछ y, इसको मैंने मान लिया कुछ z मान लो, और इस एक्सप्रेशन को, तो इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसा एज्यूम करने के बाद मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मुझे ये मिनिमाइज करना है, मतलब मुझे एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना। इनके बीच के डिस्टेंस, भाई x1 के साथ मैंने y1 मान लिया और x2 वाले के साथ मैंने y2 मान लिया ऐसे, तो इसकी भी जगह मैंने y1 लिख दिया, इसकी जगह मैंने y2 लिख दिया। तो हमें उसको मिनिमाइज करें या इसको मिनिमाइज करें एक ही बात है, यानी हमें इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखें भाई x2 y2 क्या है हमारे पास, x1 y1, तो x1 y1 व्हाट इज y1, y1 हमारे पास ये सिंस y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर, और हमारे पास y2 कितना है, y2 बराबर 9x2 है। तो ध्यान से देखो, जो x1 y1 और जो x2 y2 दो पॉइंट मैंने जनरेट किए हैं, हमें इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो ध्यान से देखें x1 y1 कहाँ है, x1 y1 इस कर्व पे लाई कर रहा है, यानी x1 y1 एक पॉइंट है जो इस कर्व पे लाई कर रहा है, सही बोल रहा हूं मैं। और x2 y2 एक पॉइंट है जो इस कर्व पे लाई कर रहा है, जो इस कर्व पे लाई कर रहा है। तो एक पॉइंट इस कर्व पर है और एक पॉइंट इस कर्व पर है, और मुझे उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या करनी है, यानी मुझे इन दोनों कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। भाई एक तो सवाल वो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते थे आपसे, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व, वो तो कर ही रहे ना अपन, मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसे नहीं पूछा उन्होंने, अब चेंज कर दिया सवाल उन्होंने, ये हमें फॉर्मेट बनाना पड़ा, हमें खुद को सोचना पड़ा ऐसा, जब इस तरह का एक्सप्रेशन आए। अब ये कहीं ना कहीं लिख सकते हैं अपने शॉर्ट नोट में, लिखते हो कहीं आप कुछ फॉर्मुला बना के लिखते हो, कभी किसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व का कंसेप्ट लगाते हैं ना। जैसे कई बार हम किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो एक तरफ एफ एक्स होता है और एक तरफ क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स होता है। वो कहीं लिखा हुआ होता है या दिमाग में रहता है तो स्ट्राइक करता है, वरना स्ट्राइक नहीं करेगा वो ना। तो कई बार हमें किसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें दो वेरिएबल थे एक्चुअली हमारे पास। या तो x1 x2 में कोई रिलेशन दिया हुआ होता अपने को, अगर x1 x2 में रिलेशन दिया हुआ होता तो हम यहां से x2 कम कर देते और पूरे एक्सप्रेशन में क्या लेके आ जाते, x1, फिर विद रिस्पेक्ट टू x1 डिफरेंशिएट करते और उसको मैक्सिमम का कंसेप्ट लगा। लेकिन हमारे पास दोनों वेरिएबल हैं ये ना, तो वो कंसेप्ट नहीं लगा पाया अपन यहाँ पर, तो इसलिए हमने ये विजुलाइज करा, ऐसा फॉर्मेट बनाया और लगा भाई इसको मिनिमाइज करो, मतलब इन दोनों कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है अपने को ना। ठीक है ना, ऐसा बना लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। इसमें ये तो पकड़ में आ रहा है हमारे, ये तो क्या हो गया, एक्स वाई बराबर 9 हो गया ना। अब इसको देखो ध्यान से, हमें ये दिया हुआ है ना, इसमें हमें दे रखा है कि जो x1 था हमारे पास वो 0 से 1 में लाई कर रहा है। वो क्यों दिया होगा, उन्होंने सोच समझ के दिया होगा, ताकि भाई ये डिफाइन रहे ना, ताकि ये डिफाइन रहे ना। अब इसको इसका डायग्राम बनाना है, इसका डायग्राम बना सकते हैं, हम जानते हैं डायग्राम में ये बनाना है, और ये हमेशा क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो y नॉन नेगेटिव रहेगा, यानी डायग्राम ऊपर ही बनेगा। लेकिन इसका डायग्राम बनाने के लिए मुझे मेहनत कम करनी पड़े, इसलिए मैंने स्क्वायरिंग कर दी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फटाफट क्या बन गया, सर्कल बन गया ना, ताकि डायग्राम बनाना आसान हो गया हमारे लिए। अब वो अलग बात है, हम सर्कल का सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ले लेंगे, कोई बात नहीं है ना, क्योंकि डायग्राम तो ये बनाना है अपने को। तो ये अगेन एक सर्कल बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और वो डायग्राम बन गया एक्स वाई बराबर 9, तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, वो डायग्राम ऐसा बन जाएगा। अब वो अलग बात है, हम सिर्फ इस ऊपर वाले सर्कल की बात कर रहे हैं बस,
डायग्राम तो ये बनाना था ना अपने को, आ रहा है समझ में? ऊपर वाले सर्कल की बात कर रहे हैं, वो पूरा सर्कल भी पूछ सकते थे, वैसे भी पूछ सकते थे कि इस सर्कल और इस हाइपरबोला के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालो, ऐसे ही पूछ सकते थे वो। लेकिन वो ठीक है, हमने डायग्राम ये वाला बनाया, उस सवाल में ये वाला आया हमारे पास, तो ये y नॉन नेगेटिव है, तो इसी ब्रांच की बात कर रहे हैं मतलब अपन। मतलब हमें अब इस पर एक पॉइंट लेना है और इस पर एक पॉइंट लेना है और उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि x2 भी क्या दे रखा है हमें, पॉजिटिव दे रखा है, तो मतलब इसी की बात कर रहे हैं अपन। x2 y2 इस पे लाई कर रहा है ना भैया मैं, लेकिन x2 पॉजिटिव है, तो x2 पॉजिटिव यही होगा, क्योंकि इस ब्रांच की बात नहीं कर रहे अपन, यहाँ x2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, तो यानी इस ब्रांच पर एक पॉइंट और इस ब्रांच पर एक पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मिनिमाइज कर रहे हैं, मतलब इन दो कर्व के बीच के मिनिमम डिस्टेंस की बात कर। अब वो एक कॉमन नॉर्मल का कंसेप्ट लगा दो बस, इसका नॉर्मल लिख दो और सर्कल के सेंटर से पास करा दो। अब इसका नॉर्मल याद है हमें, एक्स टी क्यूब माइनस का टी वाई इज इक्वल टू सी इंटू टी की पावर 4 - 1। नहीं याद है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। यह हम जानते हैं हमें कॉमन नॉर्मल चाहिए, तो y इज इक्वल टू एक्स, ये भी तो नॉर्मल ही है इसका, ये कर्व y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, ये कर्व y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, यही इसका कॉमन नॉर्मल है, क्योंकि ये लाइन सर्कल से पास हो रही है और y बराबर x इसका नॉर्मल भी है ना भाई। हाइपरबोला ऐसे बनता है ना, ये हाइपरबोला ऐसे बनता है, यही तो होता है हाइपरबोला। और ये क्या है इसका ट्रांसफर एक्सिस, ये ट्रांसफर एक्सिस नॉर्मल भी, ये लाइन इस पॉइंट पर नॉर्मल भी तो है भाई, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है ना। और एक्स फाई बराबर सी स्क्वायर के लिए ट्रांसफर एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू एक्स ही होता है, तो ये नॉर्मल है ना, और सर्कल के सेंटर से भी पास हो रहा है, यही कॉमन नॉर्मल हो गया इसका। नहीं, वरना निकाल भी सकते हैं, ऐसे फिल नहीं कर पाओगे तो फिर निकालना पड़ेगा आपको, फिर हम निकाल, तो हम x1 से निकाल लें। सर हम तो x1 डिवाइडेड x बता दिया, उससे निकाल लेंगे, फॉर्मूला वॉर्मूला भूल गए सर हम तो ना, आपने पढ़ाए तो थे लेकिन भूल गए, या तो फॉर्मूला याद होगा तो फटाफट फॉर्मूला लिख देंगे और यहाँ से पास करा देंगे, उससे निकल जाएगा। या फिर x1 मान लिया हमने एक पॉइंट, चाहे नॉर्मल लिखा, उस नॉर्मल को यहाँ से पास करा दिया और फिर कैलकुलेट कर लिया ना। करें कैलकुलेट पूरा, निकालो नॉर्मल निकाल लो आप चाहो तो, फॉर्मूला याद हो तो उससे कर लो, वो तो फॉर्मूला बताया वो सभी भूल गए तो ये भी भूल जाओगे आप फिर। तो इस पर पॉइंट क्या है हमारे पास, x2, y2 पॉइंट है हमारे पास, इस पर पॉइंट है हमारे पास x2, y2, इस पे मान रखा है ना हमने x2, y2, नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लो बस आप यहाँ। तो एक तो ये पॉइंट इस पे है, तो क्या हो गया x2, y2 बराबर 9 हो गया ना। अब यहाँ नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हैं, उसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो x इंटू वाई डैश प्लस का y बराबर 0, तो y डैश इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स, देयरफॉर dy बाई dx एट x2, y2 इज इक्वल टू माइनस y2 अपॉन x2। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p x2, y2 इज, वो उल्टा सीधा हो गया हो सकता है ना, या ना मैंने p कुछ बोला नहीं था, इसको p मान लो, इसको q मान लो, वरना हो सकता है मैंने उल्टा लिख दिया हो तो आपको लगेगा इसको p बोल रहा है, कभी इसको बोल रहा है, कभी इसको बोल रहा है, ऐसा बोलते हो मन में आप, इसलिए बोल रहा हूँ मैं तो ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट इज y माइनस y1 स्लोप ऑफ द नॉर्मल x2 अपॉन y2 इंटू x माइनस x1, ये ऐसा आ गया। ये इस कर्व के वे लाई करने वाले पॉइंट x2, y2 पर क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। अब हम चाहते हैं कॉमन नॉर्मल, तो कहां से पास कराएं, सेंटर से। सेंटर क्या है 0,0, इट विल पास थ्रू 0,0। और अगर वो फॉर्मूला याद होता तो फटाफट फॉर्मूला लिख देता और सेंटर से पास करा देता, हमारा काम जल्दी हो जाता है ना। तो 0,0 से पास करा दो, माइनस का y2 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 और इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का x2 आ गया। तो इससे कितना आ गया, x2 स्क्वायर इज इक्वल टू y2 स्क्वायर आ गया, सही है ना। तो यहां से आ जाएगा, अब x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर आ गया, तो वहां से निकाल सकते हैं अपन, वो हम जानते हैं x2 y2 कितना है, 9 है हमारे पास है ना। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आ गया x2 इज इक्वल टू प्लस माइनस y2, तो x2 की जगह रख दो वहां पर, एक इक्वेशन और है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा वो प्लस माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x2 स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 9 ही आएगा, -9 तो हो नहीं सकता भाई। y2 की जगह मैंने y2 की जगह x2 रख दिया और y2 की जगह माइनस x2 भी रख दो, y2 की जगह माइनस x2 रखूंगा, यह दिख भी रहा है ना, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो इसलिए हम x2 बराबर y2 ले सकते हैं,
x2 बराबर माइनस y2 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं x2 की जगह, नहीं आ रहा समझ में, तो ये आ गया हमारे पास, तो 9 आ गया, तो इससे x2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। -3 भी आ सकता था, लेकिन इस सवाल में हमें दिया हुआ है कि x2 क्या है, पॉजिटिव है, वरना नो डाउट 2 पॉइंट आएंगे। अगर एक पॉइंट यहां आएगा तो एक पॉइंट यहां भी आएगा, जो सर्कल से नियरेस्ट डिस्टेंस पर है, आंसर 2 आएंगे। लेकिन वो तो इस पर्टिकुलर सवाल में हमें दे रखा है कि x2 पॉजिटिव है, इसलिए मैंने x2 बराबर कितना ले लिया, 3 ले लिया है ना। अब x2 3 है तो व्हाट इज y2, 3 हो जाएगा, तो 3,3 आ गया, मतलब ये 3,3 आ गया। और 3,3 कहाँ होगा, देखो y बराबर x पर ही आएगा ना, और 3,3 y बराबर x पर ही आया अल्टीमेटली। और वो फटाफट फिल कर लेते हैं अगर अपन y बराबर x, तो दिक्कत नहीं आती है ना। अब हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो ये 3,3 आ गया। अब इस हाइपरबोला और सर्कल की ये जो ब्रांच है, इनके बीच में निकालनी है मिनिमम डिस्टेंस। तो क्या करें भाई, ये पॉइंट आ गया जहां ड्रॉ किया गया नॉर्मल, सर्कल के सेंटर से पास होगा, तो इस पॉइंट के सर्कल के सेंटर से क्या करो, मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो। कितनी आ गई, 3√2, रेडियस माइनस कर दो, 3√2 - 1। भाई मिनिमम डिस्टेंस तो ये होगी ना, मिनिमम डिस्टेंस तो ये वाली होगी, ये होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनके बीच में। तो 3√2 - 1, तो उस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 3√2 - 1 आ गई। समझ में आ गया, मतलब हमें कई बार ये फील करना पड़ सकता है भाई उस एक्सप्रेशन को मुझे मिनिमाइज करना है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो दो अलग अलग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, और उससे हमने कहीं ना कहीं सवाल को दो कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया ना। हालांकि पॉइंट दो आएंगे, एक ये भी आएगा, हमसे कहा जाएगा इस हाइपरबोला पर वो पॉइंट निकालो जो सर्कल से नियरेस्ट है, तो एक ये वाला भी आएगा और एक ये वाला भी आएगा, -3, भी आएगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से भी वही आएगी और वहां से भी वही आ जाएगी, तो इस तरह से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह निकाल सकते हैं इन दो कर्व के बीच में ना। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, एंड सब नॉर्मल, drawn at a point P, drawn at a given point P, drawn at a point P, drawn at a point P, x1, y1 to a given curve, y is equal to fx. Length of tangent, normal, subtangent, and subnormal, drawn at a point P, x1, y1 to a given curve, y is equal to fx. ये दो नए वर्ड है हमारे सामने, मैं बताऊंगा इनकी लेंथ का मतलब क्या होता है, बता दूंगा मैं भी आपको ना। फिर आगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को ना, वहां लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के बारे में कुछ लिखा हुआ आ सकता है ना, तो उनकी लेंथ निकालना ये सीख रहे हैं अपन। तो हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट वैसे निकाल रखा है, सर्कल के अंदर पढ़ते हैं अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेकिन वहां हम पढ़ते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। यहां हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ गिवन पॉइंट। कर्व पे लाई करने वाले पॉइंट पर मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, और वहां हम पढ़ते हैं कि ड्रॉ किसी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की, और वो टेंजेंट जहां टच करेगी उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और जहां से ड्रॉ कर रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं वहां सर्कल के अंदर। तो यहाँ हम किसी कर्व पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की लेंथ, नॉर्मल की लेंथ, ये सब निकालना सीख रहे हैं। तो जो अपन पढ़ रहे हैं वो किसी भी कर्व के लिए वैलिड है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि हम कर्व पर लाई करने वाले किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल या सब टेंजेंट। तो उसका मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं अपने ना, फिर फॉर्मूला देख लेंगे, फिर सवाल कर लेंगे ना। तो ये हमने कोई कर्व बना लिया, y इक्वल टू fx, मान लो ये कोई कर्व हमारे पास है, y इक्वल टू fx, दिस कर्व इज y इक्वल टू fx। इस पर कोई पॉइंट दिया हुआ है हमें p(x1, y1), वो दिया हुआ होगा सवाल में अपने को। तो हमने मान लिया भाई ये पॉइंट हमारे पास है, लेट दिस पॉइंट इज p(x1, y1), दिस पॉइंट इज p(x1, y1), दिस पॉइंट इज p, और p हमें दे रखा है x1, y1। इस कर्व पर ये पॉइंट है ना। अब मुझे यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस p पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस p पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और इस p पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट x एक्सिस को जहां कट कर रही है, x एक्सिस को, उसको t मान लिया हमने,
यानी अगर मैं P पॉइंट पर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला है तो हमने P पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है उस पॉइंट को T मान लिया हमने, तो दिस PT इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब कैसा भी करो उस पर लाई करने वाले किसी पॉइंट पर लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर आपको निकालना है तो वहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां कट करेगी उसको T नाम दे दो या M नाम दे दो। तो अगर मैं M बोलता तो PM क्या होता, लेंथ ऑफ टेंजेंट। मैंने T बोल दिया तो PT इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ नॉर्मल का मतलब क्या है, हमने इस P पॉइंट पर लेंथ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, P पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, P पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दो आप, तो P पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये नॉर्मल भी एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने G। तो दिस PG इज कॉल्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P। इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसको लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के बारे में बताना है ना, तो सब टेंजेंट के लिए हमने क्या करा, इस P पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने और इसके फुट को हमने n मान लिया, दिस इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये जो Tn है, Tn जो टेंजेंट की तरफ का पोर्शन है, ये टेंजेंट है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो Tn जो टेंजेंट की तरफ है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। Tn इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और Ng जो नॉर्मल की तरफ है उसको बोला जाता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। मैं लिखा दूंगा अभी, सभी डायग्राम बना लो बस आप तो ना, फिर इनको लिखा देंगे, फॉर्मूले भी हैं इनके, कैसे आएंगे वो भी देख लेंगे, फिर सवाल कर लेंगे, फिर फॉर्मूला याद रख के ना। और आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी इसकी ना, वो तो यहाँ भी जरूरत पड़ सकती है, सवाल तो यहाँ भी बन सकता है, लेकिन वहां भी वो काम आएगा कहीं ना कहीं हमारे। तो यहाँ लिखे आप है ना, PT इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट at Px1, y1 at Px1, y1। इस PT को बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। P पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस को जहां कट कर रही है। या तो फॉर्मूला नहीं याद रखें तो भी निकल सकता है ना, किसे निकल सकता है, हम टेंजेंट निकालना जानते ही हैं, उसमें y बराबर 0 रख दिया, उससे क्या आ गया और P और T के बीच में क्या लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन हमें वो बार बार टेंजेंट निकालनी पड़ेगी इसके लिए, इसे डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहे हैं अपन। और ये जो लेंथ होती है, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y1 cosec थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस टेंजेंट। वो जो P पॉइंट पर ड्रॉ किए टेंजेंट उसका इंक्लिनेशन है थीटा ना। और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन m, where m is slope of tangent at Px1, y1, where m is slope of tangent at Px1, y1। वो तो मैं बाद में लिखा दूंगा लास्ट में, where m is slope of tangent at x1, y1। यानी m क्या है बेसिकली, dy by dx at x1, y1। यही तो हुआ ना भाई, कर्व आपको दे रखा होगा, P पॉइंट दे रखा है और m का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। और इस डायग्राम के हिसाब से ये तो मैं dy by dx से निकालूंगा, लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से मैं m को क्या बोल सकता हूँ, टेन थीटा बोल सकता हूँ। m को मैं बोल सकता हूँ टेन थीटा, क्योंकि इंक्लिनेशन है इसका है, तो स्लोप टेन थीटा बोल सकता हूँ। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास। अब आते हैं PG इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉर्मल एट Px1, y1, लेंथ ऑफ नॉर्मल एट Px1, y1। लिख लो आप, PG इज लेंथ ऑफ नॉर्मल एट Px1, y1 and that is equal to modulus of y1 sec theta is equal to modulus of y1 into under root of 1 plus m square। जहां y1 तो क्या है, वो जो पॉइंट दे रखा है उसका ऑर्डिनेट है, उसका y कोऑर्डिनेट है, और ये m क्या है, उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप है ना, जो मैं डिवाइड बाय x से निकाल लूंगा। या वो डायग्राम से मैंने ये इंक्लिनेशन थीटा मान रखा है, तो टेंजेंट का इंक्लिनेशन थीटा हो गया, तो स्लोप क्या हो गया, टेन थीटा हो गया हमारे पास। इसके बाद Tn इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब टेंजेंट at Px1, y1, length of subtangent at Px1, y1, Tn is equal to length of subtangent at Px1, y1। और उसका फॉर्मूला है हमारे पास इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y1 cot थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y1 by m।
y1 तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है और m उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप है। एंड g इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट p x1, y1 एंड g इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट p x1, y1 एंड g जो नॉर्मल की तरफ का पार्ट हो गया ना, एंड g इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y1 tan थीटा या मॉडुलस ऑफ y1 इंटू m। m तो स्लोप हो गया और y1 उसका y कोऑर्डिनेट हो गया। तो इन सबके लिए हमें क्या चाहिए, m और y1। व्हाट इज y1? उस गिवन कर्व पर लाई करने वाले गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता होगा, हमें पॉइंट दे रखा होगा तो। और क्या चाहिए, उस गिवन पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप। वो कैसे निकालेंगे, dy/dx से निकाल लेंगे। बस m और y1 को रख देंगे और सब आ जाएंगे ना। अभी देखो सब बड़े आसानी से इस डायग्राम से निकाल सकते हैं अपन। मैं एक आध निकाल के बताऊंगा, फिर बाकी आप घर जाके निकाल लेंगे। बस एक सही समझ में आ जाएगा, भाई सब डिराइव कर सकते हैं अपन। हम जैसे मान लो पीटी निकाल रहे हैं, तो पीटी एक तो ये टेंजेंट पूरा लिखो, फिर उसमें y बराबर 0 रख दो, टी निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, एक तो वो तरीका हो गया। हम ये एंगल थीटा है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना है 90, ये थीटा ओवर 90, तो व्हाट दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। दिस एंगल इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो व्हाट दिस एंगल इज थीटा। मतलब इसी का यूज करके निकाल लेंगे। हमें ये पॉइंट गिवन होगा x1, y1 मुझे पता है, तो व्हाट दिस हाइट इज y1। या तो y1 बोलो या मॉड y1 बोलो, हो सकता है वो पॉइंट नीचे आ रहा होता तो y1 नेगेटिव होता। मैं मॉड y1 इसलिए मॉड लगा रखा सब जगह पर ने। अब मॉड में y1 लिखो कि माइनस का y1 लिखो, फर्क नहीं पड़ता उससे ना, इससे लिख दिया। अब हमें ये y1 पता है, ये एंगल थीटा हमारे पास है, तो हमें pt निकालना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल PNT, इन राइट एंगल ट्राइंगल PNT मुझे निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज, और मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर। तो किसका फॉर्मूला लगाऊं, साइन का फॉर्मूला लगा दो। इन राइट एंगल ट्राइंगल PNT आ रहा है समझ में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस यहां से आ गया y1 कोसेक थीटा, ये फटाफट आ गया y1 कोसेक थीटा। देयरफॉर PT इज इक्वल टू, मॉड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अगर y1 वगैरह नेगेटिव हो तो कोई बात नहीं भाई, मॉड लगा दो आप तो ना, y1 कोसेक थीटा। अब वो कैसे आ गया बेसिकली हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। हम m कहां से निकालेंगे, हम तो m यहां से निकाल लेंगे। उस गिवन पॉइंट पर क्या निकालेंगे, dy/dx, तो ये आ जाएगा। लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से जो थीटा मैंने इंट्रोड्यूस कर रखा है, उस थीटा का tan क्या है, वही तो m है हमारे पास, वही हमारे पास tan थीटा है ना। समझ रहे मेरी बात, कैसे लिख दिया। तो इसको मैं m की फॉर्म में लेके आ जाऊंगा ना। अब m की फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे तो tan थीटा चाहिए। tan थीटा की जगह m लिखूंगा। व्हाट इज कोसेक थीटा, √1 + cot स्क्वायर थीटा। व्हाट इज tan थीटा m, तो व्हाट इज cot थीटा 1/m। रख दो बस इसको ना, ये y1 की जगह y1 आ गया, √1 + 1/m स्क्वायर, y1 इंटू √1 + m स्क्वायर, नीचे m आ जाएगा। या मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉड बाहर लगा रखा है अपने, बस इसे ड्राइव हो गया। ठीक है ना, लिख लो, लिखना काम आएगा। तो ये दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, बड़ी आसानी से ड्राइव कर लिया। अब मान लो मुझे TN निकालना है, तो TN भी निकल जाएगा। देखो आप TN कैसे निकालें, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में निकाल लो। अब tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज y1, व्हाट इज बेस TN, तो व्हाट इज TN, सब टेंजेंट, एंड सब टेंजेंट इज y1 cot थीटा, y1 cot थीटा। आगे समझ में। और व्हाट इज cot थीटा 1/m, तो ये 1/m आ गया ना। ठीक है ना। अब ये निकालना हो, PG निकालना हो या NG निकालना हो, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। अब की बार इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। तो एक तो मुझे निकालना है PG, तो PG क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और मुझे ये पता है, बेस पता है मुझे, तो बेस हाइपोटेनस, तो cos का फॉर्मूला लगा दो, cos थीटा इज इक्वल टू y1 अपॉन PG, तो PG इज y1 sec थीटा, और sec थीटा को लिखेंगे √1 + sin स्क्वायर थीटा, तो 1 + m स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसे यहां आ जाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो उससे NG निकल जाएगा। तो समझ में आ गए सारे फॉर्मूले, तो ऐसे निकाल सकते हैं ना। बस अब याद रखना है हमें, ये इन सब फॉर्मूलों से ये याद रखना है कि हमें सिर्फ उस गिवन पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है
और हमें उस गिवन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी बस। उससे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल सब निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात यह है कि चाहे वो टेंजेंट बोले या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोले, टेंजेंट के फॉर्मूले में और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के फॉर्मूले में एम डिनोमिनेटर में आता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल की लेंथ निकालूंगा या सब नॉर्मल की लेंथ निकालूंगा तो उसमें एम नीचे नहीं आएगा। मतलब ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन, ताकि लिखने में दिक्कत नहीं आए कभी, है ना, क्योंकि फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं। वहां नीचे एम नहीं आ रहा, यहाँ एम आ रहा है, वहां एम आ रहा है, यहाँ एम नहीं आ रहा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले में एम नीचे आता है, चाहे टेंजेंट हो चाहे सब टेंजेंट हो, लेकिन सब नॉर्मल में या नॉर्मल में एम नीचे नहीं आएगा। ये एक सवाल लिखे, करके लाना है घर से आपको। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सब टेंजेंट to the curve y is equal to x cube minus 3x square plus x at x is equal to -1। यही कर लो, चलो फटाफट हो जाएगा ना। Find the length of tangent and subtangent to this curve at x is equal to -1, at x is equal to -1। Length of tangent and subtangent to this curve at x is equal to -1। अब नई चीज हमारे लिए फॉर्मूला है कि भाई क्या चाहिए होता है हमें, स्लोप और ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो हमें तो पॉइंट का क्या दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो मुझे इस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, वाई, और एक मुझे निकालना है उस पॉइंट पर स्लोप, है ना। वही चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बस नई बात मेरे लिए वही है ना। फॉर्मूला कि भाई मैं कैसे लिखाऊंगा, तो उसके लिए ऑर्डिनेट चाहिए और स्लोप चाहिए। हमें स्लोप आएगा dy बाई dx से, और पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो एक्स को रख दूंगा मैं, उससे आ जाएगा ना। तो एट एक्स इजिकल टू -1, वाई कितना आ गया, वाई इजिकल टू -1, -3, -1, -5 आ गया। यानी वो जो पी पॉइंट तो क्या हो गया, तो y1 तो आ गया हमारे पास -5, है ना। मतलब m निकालना है अपने को, व्हाट इज m, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सिंस dy बाई dx इजिकल टू 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1, therefore m is equal to dy by dx at -1, -5, that is equal, अब इसमें y तो है नहीं, बस x रख दो उसमें ना। तो 3 + 6 + 1 is equal to 10। बस ये ऐसा आ गया। अब फॉर्मूला लगाना है बस अपने को ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + m स्क्वायर अपॉन m। और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना हो गया, मॉड ऑफ y1 बाई m। बस y1 मुझे पता है और m मुझे पता है, तो निकालना है ना। तो ये तो कितना आ गया, ये तो आ गया हमारे पास 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। और ये कितना आ जाएगा, दिस इज √11/2, 101, अंडर रूट ऑफ 101 अपॉन 2। सही है ना। तो ऐसे लेंथ निकाल लिया बस हमने। कल मिलते हैं बाकी, फिर हम होमवर्क लिखो जो करके लाना है आप। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 में लिखो, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। इसमें हमें B4 करना है। पार्ट 2 में आ गए हो। B4, B5, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1।
ये करके लाना है।